तो दोस्तों हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे पिछला वीडियो में, और हम लोगों ने 1 से लेकर 5, 6 तक बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। और आज मैं आपके सामने दोस्तों लेकर आया हूं 7 नंबर क्वेश्चन से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी सारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को D2 आपके एग्जाम में जो छपेगी वो सारा क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। बस मेरे भाई आप लोग चुकू मुकू बैठ कर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों स्टोरी को सुनने की कोशिश कीजिए, मजा आएगा मेरे लाडला, उम्मीद करता हूं भाई। जैसे क्वेश्चन है भाई, कोई ऐसा बंदा नहीं है मेरे भाई जिनके पास ये क्वेश्चन ना आया होगा कि मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं। मांग की कीमत लोच को विभिन्न श्रेणी में क्या है, या दोस्तों मांग की कीमत लोच क्या है। मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में चर्चा करें। यह आपसे पेपर में क्वेश्चन आएगा और आपको लिखना भी होगा। आइए मेरे लाडला, सबसे पहले बहस करते इस टॉपिक पे कि मांग की कीमत लोच क्या है। किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, याद रखिए दोस्तों, याद रखिएगा, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन तथा मांग में मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन की मांग को दोस्तों कीमत लोच कहते हैं। नहीं समझ में आया सर? पगला मास्टर ने क्या क्या पगला जैसा बताया सर, नहीं समझ में आया? ओ मेरे लाडला, नहीं समझ में आया? आइए सर मैं इसे विस्तार पूर्वक बताता हूं भाई। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपके पेपर में ये आपका 5 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा 5 मार्क्स का एक आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का, और 2 आपका आएगा ऑब्जेक्टिव में। इसलिए दोस्तों इसे हम सेपरेट में लेकर चलता हूं। मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कीमत, मांग की कीमत लोच, याद रखिए मेरे भाई क्या मांग, जी हाँ प्यारे गौर से सुनेगा, मांग की कीमत लोच की मत, याद रखिए भाई, मांग की कीमत लोच, याद रखिए मेरे भाई, मांग की कीमत लोच। मेरे दोस्तों मांग की कीमत लोच अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे सर हमारा क्या कीमत, जी हाँ कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, याद रखिएगा प्रतिशत परिवर्तन, याद रखिएगा मेरे भाई। और मेरे दोस्तों मात्रा, जी हाँ दोस्तों क्या मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मेरा बात को गौर से सुनेगा, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो बताएंगे सर मोहब्बत से बताएंगे सर मांग की कीमत लोच। अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे मेरे रसगुल्लो तो कॉपी पे लिख लीजिएगा, इसे हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, मोहब्बत से बोलेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू दोस्तों हमारा क्या होता है भाई, तो बताएंगे सर डेल्टा। जी हाँ दोस्तों क्या बताएंगे सर हमारा, ध्यान से देखेंगे दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्या, यहाँ पे दोस्तों कुछ और लिखा भाई डेल्टा क्यू अपन, ध्यान से देखेंगे मेरे भाई क्या बोलते हैं भाई इसे हम लोग, तो बताएंगे सर डेल्टा क्यू अपन पी इंटू सर डेल्टा पी अपन क्यू। ये सर हमारा फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला से आपके पेपर में भर भर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। और मैंने आप लोगों को बेहतर तरीके से दोस्तों ऑलरेडी बता चुका हूं कि किस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी न्यूमेरिकल से। खैर मैं और भी बताऊंगा, डोंट वरी भाई। फिलहाल मेरे दोस्तों आप लोगों को मांग की कीमत लोच की परिभाषा पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बताइएगा मेरे भाई कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन तथा मात्रा में मांगी गई प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को कीमत लोच कहा जाता है, इतना याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको फॉर्मूला भी लिखना होगा दोस्तों, ये जो फॉर्मूला मैंने मेंशन किया है ये फॉर्मूला को भी दोस्तों आपको क्या करना है भाई, मेंशन करना है, याद रखिएगा भाई। इस फॉर्मूला को भी क्या करना है भाई, मेंशन करना है, जैसे मैंने आपको लिखा भाई वैसा ही दोस्तों आपको भी लिखना होगा, तब जाके दोस्तों एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगी भाई। कीमत लोच क्या भाई, मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच क्या भाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को कीमत लोच कहा जाता है। फॉर्मूला आपको पुट कर देना है, आपका आंसर ऑटोमेटिक आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। तो बात कर रहे थे सर, याद रखिएगा टॉपिक पे, जी हाँ बात कर रहे थे मेरे भाई कहाँ कहाँ पे बात कर रहे थे सर, तो हम लोग टॉपिक पे बहस कर रहे थे किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को कीमत लोच कहते हैं। और कीमत लोच का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया वैसा ही दोस्तों आपको लिखना है। आइए सर मांग की कीमत लोच को निम्न श्रेणी में डिवाइड किया गया है। क्या क्या श्रेणी है सर, आइए बात करते हैं। पहला श्रेणी की अगर हम लोग बात करें तो पूर्ण, यहाँ से ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, पहला अगर श्रेणी की हम लोग बात करें तो आपको क्या लिखना है, पूर्ण लोचदार, याद रखिए दोस्तों क्या बताना है भाई, पूर्ण लोचदार। मेरे भाई गौर से सुनेगा, अब यहां से आपका क्लास पूरा रोमांटिक होने वाला है, मजा भी आएगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है भाई। सर पूर्ण हमारा लोचदार क्या है, ये आप लिख भी सकते हैं यहां से, और आपका मन है तो नहीं भी लिख सकते हैं।
आप ये डिपेंड करता है मेरे दोस्तों आपको लिखना है या नहीं। ठीक है, बस मेरा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं यहां से यहां ही लिखूंगा भाई। पूर्ण लोचदार, पूर्ण लोचदार मतलब होता है सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इनफिनाइट, अनंत। याद रखिएगा ये कैसे होता है दोस्तों, ये कब होगा, पूर्ण लोचदार किसे कहते हैं, गौर से सुनेगा। जब किसी वस्तु का कीमत स्थिर रहता है और उसकी जो मांग है घटता और बढ़ता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पूर्ण लोचदार। मुस्कुरा के बोलिए मेरे लाडला, पूर्ण लोचदार किसे कहते हैं, तो बताएंगे सर पूर्ण लोचदार उस स्थिति को कहा जाता है जब किसी वस्तु की कीमत स्थिर रहता है और उसका जो मांग है वो बढ़ता और घटता है, दैट इज कॉल्ड ऑफ पूर्ण लोचदार। और पूर्ण लोचदार में होता है मेरे भाई क्या, अनंत होती है भाई, क्या अनंत होता है। जैसे दोस्तों एग्जांपल दे रहा हूं मेरे दोस्तों, अभी हमारा जो फ्रिज का दाम है, फ्रिज, यहाँ दोस्तों हमारा फ्रिज का जो दाम है वो 10,000 है। ठीक है भाई, वो हमेशा दोस्तों क्या होगी, 10 से 1000 होगा। आप खरीदिए या ना खरीदिए, आज 10 गो पीस बेचे, कल 2 गो पीस बेचेंगे, इससे हमें कोई डिमांड, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे फ्रिज का दाम क्या होगा भाई, इक्वल होगा, समान होगी, स्थिर होगा। ठीक है, तो समझ आइए। और एक बार बताना चाहूंगा मेरे भाई, धीरे धीरे बता रहा हूं भाई। पूर्णतः लोचदार किसे कहते हैं, यदि किसी वस्तु की कीमत स्थिर रहे तथा मांग की मात्रा घटती बढ़ती रहे तो मांग की कीमत लोच अंततः होती है। ऐसी स्थिति में मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होती है, और ऐसा स्थिति में दोस्तों मांग वक्र जो होती है वो एक्स अक्ष के समांतर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब बात करते हैं हम लोग का लोचदार मांग या इकाई से अधिक लोचदार। या दोस्तों आपको बताना है लोचदार मांग, याद रखिएगा मेरे भाई, क्या मैंने आपको बताया पूर्ण लोचदार, एक बार आपको बताना है लोचदार। ठीक है, लोचदार किसे कहते हैं दोस्तों, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होगा दोस्तों एक से, याद रखिएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की कीमत लोच ज्यादा होगा एक से। ठीक है, जब कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से मांग मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है तो मेरे दोस्तों विलासिता वस्तु की मांग लोचदार होती है। विलासिता वस्तु किसे कहते हैं दोस्तों, जितना भी दोस्तों हमारा दाम बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे हम खरीदेंगे ही भाई। जैसे दोस्तों हमारा कार हो गया, जैसे हमारा दोस्तों क्या हो गया भाई, लग्जरी कार हो गई, जैसे हमारा एसी हो गया, है ना भाई। मेरे दोस्तों अगर बहुत ही ज्यादा गर्मी दे तो क्या मेरे भाई आप खरीदेंगे या नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ हम खरीदेंगे, याद रखिएगा। तो वही इसी को हम लोग बोलते हैं विलासिता वस्तु। कितना भी कितना भी दाम बढ़ जाए, कितना भी कीमत बढ़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे हम खरीद के रहेंगे। ठीक है, तो लोचदार मांग याद रखिएगा दोस्तों, हमारे जो लोचदार होती है वो एक से ज्यादा होता है जब कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, जब कीमत यानी दोस्तों प्राइस में चेंजेस होती है और मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है तो उसे हम लोग विलासिता वस्तु की मांग क्या होती है भाई, लोचदार होती है। और इसी को बोलते हैं भाई, एग्जांपल में हमारा क्या हो गया, कार हो गया, एसी हो गया, है ना भाई, सोनाटा घड़ी हो गया, सोना चांदी हो गया। ठीक है, आइए सर दो चीज आप लोगों ने समझ गया भाई, पूर्ण लोचदार और लोचदार। अब मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों क्या, तो बताएंगे सर अब मैं आपको लेकर चलता हूं इकाई के बराबर लोचदार, यानी दोस्तों हमारा लोचदार देखिए इकाई के बराबर लोचदार क्या भाई, तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, 1 होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा मेरे भाई, याद रखिएगा मेरे दोस्तों क्या होगा, तो बताएंगे सर हमारा लोचदार होगा भाई, सॉरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा मेरे भाई, तो इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो इकाई के बराबर लोचदार जब कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने से मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन बराबर होता है। यानी दोस्तों कीमत लोच में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन में जब मांग में होने वाले जब कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन में मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन जब दोनों बराबर हो जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं भाई क्या, इकाई लोचदार, या दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्या, पूर्ण लोचदार, सॉरी बेलोचदार बोलते हैं। या दोस्तों हम लोग इसको क्या बोलते हैं भाई, बेलोचदार बोलते हैं। मेरे दोस्तों बेलोचदार में क्या होता है, जब कीमत में आनुपातिक परिवर्तन और दोस्तों याद रखिएगा मांग में आनुपातिक परिवर्तन जब दोनों बराबर होती है, यानी सर अगर हमारा आज 20 रुपया दाम है तो दोस्तों याद रखिएगा 20 गो ही डिमांड होगा, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो बताएंगे सर हमारा इकाई के बराबर लोचदार। ठीक है, मतलब जितना मांग है उतना ही दोस्तों क्या होगी, कीमत है भाई, जितना प्राइस है उतना ही दोस्तों क्या होगा, डिमांड है भाई। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसे वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, आरामदायक वस्तु कहते हैं। जैसे हमारा पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, जितना मांग है उतना ही दोस्तों हमारे क्या है भाई, प्राइस है भाई। ठीक है, जितना मांग है उतना ही भाई मेरा भाई क्या है,
प्राइस है, तो हम लोग बोलते हैं इसको क्या, इकाई के बराबर लोचदार। ये तीनों पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था। अब दोस्तों आपको मैं लेकर चलता हूं बेलोचदार। याद रखिएगा दोस्तों, बेलोचदार किसे कहते हैं, आइए सर इस पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। टोटल दोस्तों 5 पॉइंट होती है और पांचों पॉइंट को हो सके मेरे भाई तो आप अपने सीने को चीर के पांचों पॉइंट को घुसा लीजिएगा, है ना भाई। जैसे नहीं बोलते भाई, अपनी निगाहों में तुमको बसा लेंगे, मेरे के दिल अपना तुमको दिखा देंगे। ऐसा ही दोस्तों क्या करना है भाई, अपने दिल में बसा लेना भाई, याद रखिएगा, ठीक है। तो बेलोचदार या इकाई से कम, जब कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने से मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन कम होता है भाई। याद रखिएगा दोस्तों, कीमत में आनुपातिक मतलब दोस्तों अगर कीमत में चेंज होती है ना भाई, कीमत में दोस्तों अगर चेंज होगा, लो होगा या दोस्तों हाई होगा, कीमत में जैसे ही दोस्तों चेंज होगा मांग में भी दोस्तों क्या होती है, परिवर्तन होने लगता है भाई। याद रखिएगा, जैसे दोस्तों आज हमारा चावल की कीमत अगर 20 रुपए केजी है तो हम 5 किलो खरीदते हैं, यही चावल का दाम अगर 100 रुपए केजी कर देंगे तो क्या हम 5 किलो खरीद पाएंगे, बिल्कुल नहीं। उस समय हम काम चलाने के लिए 2 किलो खरीदेंगे। वही चीज कह रहा है बेलोचदार, ठीक है। जब कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने से, जब कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने से मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन कम होता है, आवश्यक वस्तु की मांग की लोच बेलोचदार होती है भाई। आवश्यक वस्तु मतलब इसके बिना हम जी ही नहीं सकते भाई। नहीं बोलते हैं ना भाई, तेरे बिना हम नहीं जी सकते, तुम कहेगी तो मैं चांद ताड़ी को तोड़ कर लाऊंगा। वैसा ही दोस्तों हमारा बेलोचदार कहता है कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे जीवन में आवश्यक होती है, जैसे कपड़ा हो गया, मकान हो गई, चावल हो गया, गेहूं हो गया, नमक हो गया, ये सब क्या है मेरे भाई, हमारे आवश्यक वस्तु है, इसके बिना हम जी ही नहीं सकते। जिसके बिना हम नहीं जी सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं भाई क्या, बेलोचदार। पूर्ण बेलोचदार क्या कहते हैं भाई, सुनिएगा। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, इसमें क्या होगा, ईडी इक्वल टू, यानी दोस्तों हमारे ईडी मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक से क्या होगा दोस्तों, याद रखिएगा, एक से क्या होगा मेरे भाई, कम होगा भाई, ठीक है। अगर इस तरह से बात करें दोस्तों पूर्ण बेलोचदार का, पूर्ण बेलोचदार होगा भाई, गलत लिखा, बेलोचदार, ठीक है। बेलोचदार की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू क्या होगा भाई, 0 होगा। जब कीमत में परिवर्तन से मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रखिए दोस्तों, प्राइस बढ़े या घटे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, प्राइस बढ़े या घटे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे हम लोग बोलते हैं भाई क्या, तो बताएंगे पूर्ण बेलोचदार कहते हैं भाई। बस इतना याद रखिएगा। तो मांग की लोच हमेशा शून्य होता है और इस स्थिति में मांग वक्र क्या होता है, एक्स अक्ष के समांतर होती है भाई। याद रखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, जितना तारीफ किया जाए मेरे लाडला ये क्वेश्चन को बहुत कम है भाई। ये जो क्वेश्चन मतलब दोस्तों मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन नंबर 7, जितना तारीफ किया जाए इतना कम है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में ठप के रहेगी मेरे भाई, याद रखिएगा। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 8, कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट, कुल लागत, सीमांत लागत, औसत लागत। यानी दोस्तों आपको बताना है कुल लागत का मतलब टोटल लागत, सीमांत लागत का मतलब मार्जिनल लागत, औसत लागत का मतलब एवरेज लागत की अवधारणा के बारे में उल्लेख करना है। यानी आपको कुल लागत, सीमांत लागत और दोस्तों औसत लागत के बारे में आपको बताना होगा किसे कहते हैं। एकदम दोस्तों जितना हो सके एकदम देसी भाषा में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और मेरे रसगुल्लो समझने की कोशिश कीजिएगा, मजा आएगा दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर क्या, कुल लागत, टोटल कॉस्ट क्या है। एकदम दोस्तों एकदम साधारण भाषा में याद रखिएगा कुल लागत का मतलब क्या होता है। आइए सर बात करते हैं। अल्पकाल में फर्म द्वारा वहन की जाने वाले कुल स्थिर व कुल परिवर्तित लागतों का कुल योग को कुल लागत कहते हैं। याद रखिए दोस्तों, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला याद रखिएगा, टीएफसी। क्या मेरे भाई, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला आप लोग अपनी कॉपी पे लिख ले। जब मैं दोस्तों न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो यहाँ पे आप लोगों को ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। टोटल कॉस्ट बराबर क्या होगा सर हमारा, टीएफसी प्लस टीबीसी। याद रखिए दोस्तों, याद रखना है टीएफसी प्लस टीबीसी, ठीक है। तो अल्पकाल में फर्म द्वारा वहन की जाने वाली कुल स्थिर व कुल परिवर्तित लागतों के कुल योग को क्या बोलते हैं भाई, कुल लागत कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, आपको इस तरह से इसका आंसर आपको याद करना होगा। अगर हम लोग सीमांत लागत की बात करें तो मेरे दोस्तों सीमांत लागत कहता है उत्पत्ति की एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि करने से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। सीमांत लागत को हम लोग यू आकार से दर्शाते हैं भाई। सीमांत लागत को हम लोग दोस्तों किससे दर्शाते हैं, यू आकार से दर्शाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं,
सीमांत लागत को दोस्तों हम लोग किससे दर्शाते हैं, तो बताएंगे सर हम लोग यू आकार से दर्शाते हैं। सीमांत लागत उत्पत्ति की एक अतिरिक्त इकाई में, उत्पत्ति की एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि होने से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है, याद रखेगा उत्पत्ति की अतिरिक्त इकाई। जैसे दोस्तों मैं अभी 5 को रसगुल्ला खाया, अब मेरे दोस्तों मैं अब 3 को खाऊंगा क्योंकि मेरा थोड़ा पेट भर गया, तो इसमें जो चेंजेस हो गए ना भाई, इसमें जो चेंज हुआ है वही यहाँ पे बात कर रही है। उत्पत्ति की एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि होने से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। बस इतना याद रखेगा। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला आता है टोटल डेल्टा, याद रखिए दोस्तों, डेल्टा टीसी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या होता है भाई, हमारा डेल्टा क्यू मतलब क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखिएगा। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन है मेरे दोस्तों जो आपको रट्टा लगाना ही होगा, इस चीज को याद रखिएगा। जैसे दोस्तों एवरेज लागत की बात करें तो मेरे भाई अल्पकालीन कुल लागत में कुल उत्पत्ति की मात्रा में भाग लगाने से औसत लागत प्राप्त होती है। आइए सर मैं आपको सबसे पहले औसत लागत का डेफिनेशन बाद में बताऊंगा मेरे भाई, सबसे पहले आप हमारा एक एग्जांपल देखिए तो मेरे दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल दे रहा भाई सुनिएगा। जैसे दोस्तों आपने कोई चॉकलेट खरीदा 5 रुपया का, मैंने कोई चॉकलेट खरीदा 10 रुपया का, मेरे भाई ने कोई चॉकलेट खरीदा 7 रुपये का, मेरा एक भाई ने खरीदा 8 रुपये का, आपके भाई ने खरीदा 5 रुपया का। तो मेरे दोस्तों आप ही बताइए कितना प्रकार का चॉकलेट हो गया सर, यहाँ पे 5 प्रकार का चॉकलेट हो गया। और आपका लिया 5, मेरा लिया 10, मेरा भाई का 7 और एक भाई का 8, एक भाई का 5। आपसे क्या रहा ना भाई, आपका पापा ने क्या कह रहा है भाई कि आप बताइए एवरेज वैल्यू बताइए। सबका प्राइस तो आपने बता दिया, एवरेज वैल्यू बताइए कि चॉकलेट का प्राइस कितना लिया। तो मैं क्या करूंगा भाई, सबको पहले जोड़ूंगा भाई, क्या करूंगा सबके पहले मेरे भाई जोड़ेंगे और जितना सामान है भाई उससे डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5, 5 से क्या करेंगे भाई डिवाइड कर देंगे। तो 15 7 22, 30 5 35, कितना हो गया मेरे भाई 35/5, यानी सर कितना हो गया 7। तो हम बोल सकते हैं, हम अपने पापा को बता सकते हैं कि पापा अगर एवरेज की बात करें तो सभी चॉकलेट का दाम जो है ना 7 रुपया लिया होगा, तब जाकर हमारा 35 रुपया पड़ा है भाई। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे वही चीज क्या आ रहा था, औसत लागत। अल्पकालीन कुल लागत में कुल उत्पत्ति, याद रखें कुल उत्पत्ति मंत्र का भाग, कुल उत्पत्ति की मात्रा गलत लिखा भाई, कुल उत्पत्ति की मात्रा का भाग लगाने से औसत लागत प्राप्त होती है। कुल उत्पत्ति को दोस्तों मात्रा से भाग देने पे, क्वांटिटी से भाग देने पे, टोटल कॉस्ट को दोस्तों हम लोग जब क्वांटिटी से भाग देते हैं ना भाई तो हमारा एवरेज लागत निकलता है, एवरेज कॉस्ट निकलता है। मैं आपको दोस्तों सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप लोगों को समझाया, मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे दोस्तों, उत्पादन फलन। अब आते सर इसी का एक छोटा सा भाई है, इसीलिए दोस्तों इसको हम लोग स्किप कर दिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, कुल उत्पाद को औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद को परिभाषित करें। कुल उत्पाद किसे कहते हैं, सीमांत उत्पाद किसे कहते हैं, और दोस्तों आपको बताना होगा कि बताइए सर हमारा सीमांत उत्पाद, औसत उत्पाद और कुल उत्पाद किसे कहते हैं। आइए सर बहस करते हैं भाई। सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कुल उत्पाद, टोटल प्रोडक्ट क्या है भाई, किसी निश्चित समय अवधि में उत्पादन के समस्त साधनों से जो उत्पादन प्राप्त होता है उसी को कुल उत्पाद कहा जाता है भाई। याद रखें दोस्तों क्या कहा जाता है, कुल उत्पाद कहा जाता है। नहीं समझ में आया सर, आखिर आपने क्या बताना चाहा, नहीं समझ में आया तो गौर से सुनिएगा। किसी निश्चित समय अवधि, कोई भी एक निश्चित टाइम होगा, अवधि में उत्पादन के समस्त साधनों से जो उत्पादन प्राप्त होता है उसका योग कुल उत्पादन कहलाता है। जैसे दोस्तों मेरा एक मशीन है भाई, क्या है, मशीन है भाई, याद रखें मेरे भाई एक मशीन है और एक दिन में दोस्तों मैंने आपका 20 वस्तु का निर्माण किए, ठीक है। तो मैं 7 दिन के बाद अगर देखूंगा तो कितना हो गया मेरे भाई 140 हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं भाई क्या, कुल उत्पादन। क्या बोलते हैं भाई, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कुल उत्पादन। यहाँ पे वही चीज आपसे कह रहा है कि किसी निश्चित समय पे, मतलब एक सप्ताह का आपने टाइम लिया तो किसी निश्चित समय अवधि में उत्पादन के समस्त साधनों से जो उत्पादन प्राप्त होता है उसका कुल योग को मेरे दोस्तों क्या बोलते हैं भाई, कुल उत्पादन बोलते हैं मेरे भाई। याद रखिएगा एकदम दोस्तों, जैसे बता रहा हूं आपको वैसा ही एग्जाम हॉल में लिखना भी है भाई, ठीक है। अब आते सर औसत उत्पाद किसे कहते हैं भाई। औसत उत्पाद देखिए दोस्तों, अभी औसत उत्पाद का मैं आपको दोस्तों बहुत ही सुंदर तरीके से क्या बताया भाई, एग्जाम्पल दिए भाई। याद रखिएगा औसत उत्पाद का मैं क्या दिया हूं मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर औसत उत्पाद का आपने एग्जाम्पल दिए जो मैं बहुत सुंदर तरीके से बताया। औसत उत्पाद याद रखिए दोस्तों, हमारा
एवरेज प्रोडक्ट भाई आपसे पूछा गया, एवरेज प्रोडक्ट कुल उत्पाद में परिवर्तनशील साधन की इकाइयों की संख्या का भाग देने पर प्राप्त उत्पाद को औसत उत्पाद कहते हैं। नहीं समझ में आया, गौर से सुनिएगा दोस्तों। हमारा औसत उत्पाद क्या है भाई? औसत उत्पाद को हम लोग डेल्टा पी से इंडिकेट करते हैं। देखिए दोस्तों, एक दिन में हमने कितना डिवाइड किया भाई? 20 हमने वस्तु का निर्माण किए, तो 7 दिन में कितना हो गया मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर 140 हो गया। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आपसे वही चीज कह रहा था कि औसत उत्पाद क्या है, तो कुल उत्पाद में परिवर्तनशील साधन की इकाई की संख्या को भाग देने से। मान के चलिए दोस्तों, आप पूरा सप्ताह में 140 वस्तु का निर्माण किए। कितना मेरे भाई? पूरे सप्ताह में, पूरा एक सप्ताह में आप कितने वस्तु का निर्माण किए? तो आप मोहब्बत से बताएंगे सर मैंने टोटल 140 वस्तु का निर्माण किए। आपसे बोल रहे हैं कि मुझे वो नहीं देखना है, आप एक दिन में कितना वस्तु का निर्माण किया आप ये बताइए। मुझे ये नहीं देखना है कि आप एक सप्ताह में कितना किए, मुझे ये देखना है कि आप एक दिन में कितना वस्तु किए। तो हमको पता है मेरे भाई कि सप्ताह में 7 दिन होता है, जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? 20। अब हम आसानी से बता सकते हैं कि हमने एक दिन में 20 वस्तु का निर्माण किया है। तो इसी को बोलते हैं मेरे भाई क्या? औसत उत्पाद। अगर हम लोग अगला पॉइंट की बात करें, सीमांत उत्पाद, मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें, तो किसी परिवर्तनशील साधन की मात्रा में एक इकाई का परिवर्तन करने पर कुल उत्पाद में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं भाई। ठीक है, जैसे मैंने दोस्तों मैं पहले 8 को चॉकलेट खाया, अब मैं 5 को चॉकलेट खाया, तो इसमें जो चेंजेस आ रही है ना भाई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? हम लोग सीमांत उत्पाद कहते हैं भाई। याद रखिएगा, सीमांत उत्पाद कहते हैं मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं सर ये सब तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा भाई, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू से समझा रहा हूं। बस मेरे दोस्तों इसका जो डेफिनेशन है आपको वैसा ही लिखना होगा। जब आप अगर आप चाहते हैं कि मुझे फुल मार्क्स मिले तो आपको जैसे मैं बताया हूं वैसा ही दोस्तों आपको लिखना भी होगा, तब जाके मेरे भाई आपको फुल मार्क्स मिलेगी। अब आते हैं सर हम लोग का पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार किसे कहते हैं भाई? और ये क्वेश्चन एकदम दोस्तों आपके पेपर में छपेगा नहीं भाई, याद रखेगा, आपके पेपर में ये क्वेश्चन छपेगा नहीं भाई, छप चुका है। जी हाँ दोस्तों, याद रखेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा नहीं भाई, छप चुका है एकदम दोस्तों। 1000% की गारंटी देता हूं कि आपके पेपर में क्वेश्चन छपेगा नहीं भाई, छप चुका है। आइए सर बात करते हैं कि हमारा पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के क्या क्या विशेषता है, क्या क्या क्वालिटी है। आइए सर इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। ठीक है भाई, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार को दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता बाजार भी बोलते हैं। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है क्या भाई? याद रखिएगा, प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है भाई? प्रतियोगिता। आप लोग कंफ्यूजन नहीं आना है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता, याद रखिएगा दोस्तों। आप लोग कंफ्यूजन हो जाता है भाई, कभी कभी कोई स्टूडेंट्स जो है ना भाई, कभी कभी कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं मेरे भाई? कंफ्यूजन हो जाते हैं। और दोस्तों मैं इसका आंसर ऐसा बताऊंगा, आप इस जमाने तो दूर की बात, आप 7 जमाने तक दोस्तों इसका आंसर नहीं भूल पाओगे। मैं जैसे बता रहा हूं आपको वैसा ही बताना है भाई। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार या दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या क्या विशेषता है, तो दोस्तों आपको मैं जैसे बता रहा हूं वैसा ही दोस्तों आपको एग्जाम हॉल में भी लिखना है मेरे दोस्तों। सबसे पहले लिखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित विशेषता है जो इस प्रकार है। किस प्रकार है सर? तो पहले आपको बताना है क्या? क्रेता और विक्रेता की अधिक संख्या। याद रखिए दोस्तों, पहला पॉइंट में आपको देना क्या है भाई? क्रेता और विक्रेता की संख्या, अधिक संख्या। मेरे दोस्तों आपको डेफिनेशन मतलब आपको हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता होते हैं। यानी सर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बहुत सारे खरीदने वाले और बहुत सारे बेचने वाले होते हैं भाई, याद रखिएगा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बहुत सारे खरीदने वाले और बहुत सारे बेचने वाले होते हैं, उसे दोस्तों हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का पहला विशेषता मानते हैं भाई। क्या मानते हैं भाई? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित विशेषता है जो इस प्रकार है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसी बाजार है जहां पे बहुत सारे क्रेता यानी सर बहुत सारे खरीदने वाले और बहुत सारे विक्रेता यानी बहुत सारे बेचने वाले होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। आइए सर दूसरा पॉइंट की अगर बात करें मेरे दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने आपको डेफिनेशन दिया वैसा ही देना है, रट्टा नहीं लगाना है। और इससे बेहतर यदि अगर आप लोग आंसर चाहते हैं तो मैं आपको तो पहले ही बता चुका भाई, है ना, मैं फाउंडेशन क्लास में पहले ही आप लोगों को दोस्तों क्या क्या हूं मैं बता चुका हूं। ठीक है, आइए सर अब बात करते हैं दोस्तों क्या? समरूप वस्तु। याद रखिए दोस्तों आपको लिखना है भाई क्या? समरूप वस्तु लिखिए, या दोस्तों आप एक समान वस्तु लिखिए, मतलब आपको जो अच्छा लगे आप लिखिएगा। समरूप का मतलब होता है इक्वल और समान का मतलब भी होता है क्या? इक्वल ही होता है।
अब लिखना है भाई क्या, एक समान वस्तु देकर के डैश देना है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक ही प्रकार की वस्तुएं बेची जाती है, यानी सभी दुकानदार एक ही प्रकार के सामान को बेचते हैं। चाहे दोस्तों वो अगर आलू बेच रहे हैं तो सभी दुकान में आलू ही देखने को मिलेंगे, अगर दोस्तों वो टमाटर बेच रहे हैं तो सभी दुकान में आपको टमाटर ही देखने को मिलेंगे। दूसरा विशेषता ये है भाई, एक समान वस्तु, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक समान वस्तु या दोस्तों समरूप वस्तु को देखने को मिलता है। तीसरी विशेषता बहिर्गमन या दोस्तों अंतर्गमन, या दोस्तों अंदर या बाहर जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, याद रखिएगा। अंदर या बाहर जाने के लिए दोस्तों, यानी दोस्तों बाजार का अंदर जाएं या दोस्तों हम बाजार का बाहर जाएं, इससे दोस्तों हमारा बाजार के मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। हम किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं और किसी भी वस्तु को दोस्तों बाजार में जाकर के आराम से बेच सकते हैं, और बेचने के बाद हम मुंह उठा के घर भी जा सकते हैं। दोस्तों ये हमारे क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की तीसरी विशेषता है, जहां पे हम खुलेआम जा सकते हैं और दोस्तों याद रखिएगा हम किसी भी सामान को खरीद सकते हैं, किसी भी सामान को बेच सकते हैं। यहाँ पे वही चीज कह रहा है ना भाई कि प्रवेश व बहिर्गमन की स्वतंत्रता, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई भी नई फर्म बाजार में प्रवेश कर सकते हैं तथा कोई भी पुराने फर्म बाजार से बाहर जा सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बताइए नहीं भाई, आप कहेंगे हाँ क्रेता और विक्रेता का बाजार की पूर्ण जानकारी। आप दोस्तों आप बेचने के लिए जा रहे हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की सबसे बेस्ट क्वालिटी की अगर हम बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहता है कि आप किसी भी वस्तु को बेचने के लिए जा रहे हैं या किसी वस्तु को खरीदने के लिए जा रहे हैं, इसके बारे में आपको पूर्ण नॉलेज होनी चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, समझ रहे भाई। तो क्रेता व विक्रेता को बाजार की जानकारी, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता एवं विक्रेता को बाजार दशा का पूर्ण ज्ञान होता है, यानी दोस्तों वस्तु को खरीदने से पहले या दोस्तों वस्तु को बेचने से पहले हमें पूर्ण ज्ञान होनी चाहिए। क्या मेरे भाई, हमें पूर्ण ज्ञान होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों यही कहा गया, इस प्रकार कोई भी क्रेता और विक्रेता वस्तु की प्रचलित कीमत से अधिक कीमत देकर वस्तु नहीं खरीद सकेगी। दोस्तों अगर हम बाजार के बारे में हमें नॉलेज हो जाएगी तो हम 12 रुपया का सामान को हम 13 रुपया नहीं देंगे, 13 रुपया का सामान को हम 14 रुपया नहीं देंगे। ये क्वेश्चन का डेफिनेशन मैंने जैसे बताया आपको D2 डी क्या 2 ऐसा ही लिखना है और स्टाम्प पेपर पे स्टाम्प लगा लीजिए। आपके पेपर में आ रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार या पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में D2 छपेगी दोस्तों, जैसे मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी बताया भाई, ठीक है भाई। चलिए सर, उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई तकलीफ नहीं है भाई, है ना। अब आते सर अगला क्वेश्चन में, देखिए पूर्ण कीमत लोच क्या है भाई, अभी तो बताया सर हम लोग का पूर्ण कीमत लोच क्या है, अभी तो मैंने आपको बताया भाई, है ना, कीमत लोच की क्या क्या प्रकार है, अभी तो दोस्तों मैंने आपको जस्ट बताया भाई। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, सॉरी, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या होगा भाई, रिपीट हो गया, आई एम रियली सॉरी भाई। अब आते हैं सर बाजार संतुलन क्या है भाई, बाजार संतुलन का मतलब होता है दोस्तों क्या, बाजार संतुलन का मतलब होता है सर मार्केट बैलेंस क्या है, यानी दोस्तों मार्केट बैलेंस कब होगी, तो जितना वस्तु का मांग होता है उतना ही वस्तु की सप्लाई होगी। आपने 10 वस्तु का मांग किया है, मैं आपको 10 ही वस्तु दिया हूं, तो हमारा क्या होगा सर, बाजार कीमत क्या होगा भाई, बैलेंस हो जाएगी, है ना भाई। अगर आप बोलेंगे मुझे 5 किलो आलू चाहिए, लो भाई 5 किलो आलू, तो क्या होगा भाई, बाजार संतुलन हो गया। यस या नो भाई, मतलब जितना डिमांड होगी उतना ही हम सप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ मार्केट बैलेंस। याद रखिएगा दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं भाई हम लोग, मार्केट बैलेंस बोलते हैं। आइए सर बात करते हैं सर मार्केट बैलेंस के बारे में, बहुत सुंदर क्वेश्चन है भाई, आइए सर बात करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या गया, बाजार संतुलन कीमत की विवेचना करें। बाजार संतुलन वह स्थिति है जब किसी वस्तु या सेवा की मांग यानी डिमांड व पूर्ति मतलब सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती है। मैं आपको बताया कि आपने 50 रुपया का पार्ले जी मांगा, मैं आपको 50 रुपया का पार्ले जी दे दिया। आपने 20 किलो आटा मांगा, मैंने आपको 20 किलो आटा दे दिया। लो भाई आप 20 किलो आटा, काहे तड़प रहे हो भाई, है ना। लो भाई संतोष कुमार 20 किलो आटा, लो पायल 20 किलो आटा, काहे टेंशन ले रही है ना। तो यहाँ पे वही चीज कह रहे हैं कि बाजार संतुलन वह स्थिति है जब किसी वस्तु या सेवा की मांग डिमांड और आपूर्ति सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती है, जिससे एक स्थिर बाजार कीमत उत्पन्न होती है। इस स्थिति में ना तो वस्तु का अभाव होता है और ना ही अधिक होता है, और इस स्थिति में ना तो वस्तु का कमी होता है और ना ही वस्तु का
अधिक होता है, जितना मांग उतना डिमांड, दैट इज कॉल्ड ऑफ मार्केट बैलेंस। समझ गए मेरे भाई? इसी को क्या बोलते हैं भाई हम लोग? मार्केट बैलेंस बोलते हैं भाई, है ना। जब कीमत बहुत अधिक होती है, यानी दोस्तों प्राइस बहुत अधिक होता है, तो आपूर्ति अधिक होती है भाई। आपूर्ति क्या होती है भाई? अधिक होती है, लेकिन मांग कम होती है भाई। याद रखिए दोस्तों, आपूर्ति क्या होती है भाई? अधिक होता है, लेकिन दोस्तों हमारा क्या होता है भाई? मांग क्या होता है भाई? कम हो जाती है। आप ही बताइए, किसी वस्तु की दाम अगर बढ़ जाएगी, हम उसे खरीदेंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं खरीदेंगे भाई, खरीदेंगे तो आपको तमाचा लगाएंगे, क्यों खरीदेंगे भाई इतना महंगा सामान, है ना। तो मेरे दोस्तों वही चीज कह रहा है, जब कीमत बहुत अधिक होती है, जब किसी वस्तु की कीमत बहुत अधिक हो जाता है, तो आपूर्ति अधिक होती है, सप्लाई तो अधिक होगा, लेकिन मांग क्या होती है भाई? कमी हो जाती है, जिससे अधिशेष उत्पन्न होता है। अधिशेष का मतलब क्या होता है सर? याद रखिएगा, अधिशेष का मतलब होता है ना अधिक उत्पन्न होता है। आप सामान दोस्तों हम बाजार में अगर नहीं खरीदेंगे, जब हम बाजार में सामान नहीं खरीदेंगे, तो मेरे दोस्तों बाजार में जो सामान आकर खड़ा है वो तो अधिक हो जाएगा भाई। अधिक होगा या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ, अधिक हो जाएगा। वही चीज कह रहे हैं कि आपूर्ति अधिक होती है, लेकिन मांग कम होती है, जिससे अधिक की उत्पन्न होता है भाई। इसके विपरीत यदि कीमत बहुत कम होती है, इसके विपरीत क्या कहा गया मेरे भाई? अगर कीमत कम होती है, इसके विपरीत क्या कहा गया मेरे भाई? अगर किसी भी वस्तु की दाम अगर घट जाएगी, तो मेरे दोस्तों बाजार में जो इसकी डिमांड है वो पूरी तरह से क्या होगा भाई? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा होगी। नहीं, अगर 20 रुपए का सामान अगर आपको 10 रुपए मिल रही है, तो मेरे दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, हाँ या ना। तो यहाँ पे वही चीज कह रहा भाई, गौर से सुनिएगा कि इसके विपरीत यदि कीमत बहुत कम होती है, अगर क्या होता है मेरे भाई? प्राइस अगर बहुत कम होती है, तो मांग बढ़ जाती है, लेकिन आपूर्ति कम होती है भाई। सप्लाई नहीं दे पाते, इतना सामान मांगने लगता है भाई लोग कि हम इसे सप्लाई नहीं दे पाते, है ना, जिससे अभाव उत्पन्न होता है भाई। जिससे क्या होता है भाई? अभाव उत्पन्न होता है। बस आपको इतना ही आंसर लिखना है भाई। सॉरी भाई, आपको इतना ही आंसर लिखना है भाई। बाजार संतुलन इतना ही है भाई, ठीक है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको बाजार संतुलन के बारे में पूर्ण ज्ञान हो गया है भाई। मुझे उम्मीद है मेरे लाडला, मेरे रसगुल्लो, मुझे उम्मीद है इस बात का कि आपको बहुत सुंदर तरीके से नॉलेज हो गया होगा कि बाजार संतुलन किसे कहते हैं। सारा क्वेश्चन मेरे भाई आपको हलवा हलवा लगने लगेगा, ठीक है भाई। अब आइए सर, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो आय का चक्री प्रवाह, और यहां से दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बार आप लोग सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या आपको जो कुछ भी मैंने बताया वह सारा चीज आप समझ गए? तो मेरे दोस्तों एक बार दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं अगला वीडियो में दोस्तों यहां से आप लोगों को पूरी तरह से बताने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के बाद कैसा लगा जल्दी से कमेंट करें।